बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे गुप्त प्रशासन के बारे में। मौर्य वंश के शासन प्रबंध के संबंध में हमने पढ़ा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जैसा परिचय मौर्य वंश के शासन प्रबंध का मिलता है, वैसा हमें गुप्त प्रशासन के बारे में किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। यद्यपि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया, किंतु उसने शासन प्रबंध के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसने बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों और धार्मिक ग्रंथों की खोज के लिए, वो अध्ययन के लिए भारत आया था, और उसके यात्रा विवरण में हमें गुप्त प्रशासन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे पास अनेक साधन हैं जिनसे हमें गुप्त शासन प्रबंध के संबंध में जानकारी मिलती है। गुप्त सम्राटों के शिलालेख मिले हैं हमको, और बहुत सारे सिक्के मिले हैं जो गुप्त प्रशासन के विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत सभी प्रदेशों पर गुप्त सम्राटों का सीधा शासन नहीं था। समुद्रगुप्त ने अनेक राजाओं को अपने अधीन करके उन्हें उनके राज्यों के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया था। तो उनके साम्राज्य के अंतर्गत अनेक ऐसे सामंत राज्य विद्यमान थे जिनके शासकों को अपने राज्य के आंतरिक शासन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। सामंतों को उनके राज्य और शक्ति के अनुसार नृप, महाराज व उपरिक महाराज कहा जाता था। सभी सामंतों की स्थिति भी एक समान नहीं थी। साम्राज्य के सामंत राजस्व और उपहारों के द्वारा केंद्रीय कोष में अभिवृद्धि करते थे, युद्धों के अवसर पर सैनिक सहयोग प्रदान करते थे, और राजकीय उत्सवों पर राजधानी में उपस्थित होकर सम्राट के वैभव और शक्ति को प्रदर्शित करते थे। हालांकि सामंत राज्यों की ये स्थिति साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई, क्योंकि आपने देखा था कि समुद्रगुप्त के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, उनके समय में बहुत सारे जो सामंत राज्य थे वो स्वतंत्र होने लग गए थे, और अंत में वो स्वतंत्र हो भी गए थे। तो सबसे पहले राजत्व का सिद्धांत, गुप्त प्रशासन की हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं। गुप्त वंश में अनेक चक्रवर्ती राजा हुए, और उन्होंने चक्रवर्ती होने के कारण बहुत सारी राजकीय उपाधियां भी धारण की। उनके अभिलेख और सिक्कों पर उनकी उपाधियां हमें मिलती हैं, जैसे महाराजा अधिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर, पृथ्वीपति, एकाधिराज, राजा अधिराज, ये उपाधियां हमको मिलती हैं। तो इसलिए जो लोग इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि गुप्त राजा राजत्व को देवप्रद और राजा को देवरूप मानते थे, यानी राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। लेकिन इन उपाधियों का अनुमान ये हम लगाना गलत होगा कि गुप्त राजा राजत्व को देवप्रद मानते थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हम पढ़े हैं, तो उसमें ये कहा गया कि वो शास्त्र का भी ज्ञाता था, धर्म की मर्यादा रखने वाला था, लोक नियमों का पालन करने वाला था। तो लोक में रहने वाला देवता राजत्व के देव प्रदत्त सिद्धांत के आधार पर नहीं, बल्कि उसके सुचरित्र से अलंकृत उसके गुणों के कारण उसको कहा गया है। गुप्तों का उत्तराधिकार नियम भी इस बात का प्रमाण है कि गुप्त सम्राट राजपद को देवप्रद नहीं बल्कि गुणों और योग्यता पर आधारित समझते थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जैसे समुद्रगुप्त जो था वो अपनी योग्यता के आधार पर शासक बना था, न कि ज्येष्ठ पुत्र होने के आधार पर। ऐसे ही अनेक शासक ऐसे हुए जिन्होंने योग्यता होने के कारण राजपद प्राप्त
किया था। तो योग्यता के आधार पर राजपद निर्धारित करने का सिद्धांत चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी निर्दिष्ट है। तो इन्होंने जो पॉलिसी, जो नीति अडॉप्ट की, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र वाली थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार का था गुप्त साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट में केंद्रित था। राजा राज्य का सर्वोपरि अधिकारी था और राज्य की अंतिम सत्ता उसी के हाथ में थी। वह प्रशासन संबंधी विभिन्न कार्यों का प्रतिदिन निर्धारित समय पर स्वयं निरीक्षण और संचालन करता था। कालिदास के नाटकों से भी ये विवरण प्रकट होता है। हालांकि वो सम्राट जो था शासन और सेना का सर्वोच्च अधिकारी था, किंतु वह मंत्री, सचिव और अमात्य आदि की सलाह से कार्य करता था, उनकी मंत्रणा से ही कार्य करता था। गुप्तों के अभिलेखों में हालांकि मंत्री का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन उसके लेखों में मंत्रियों के पद नाम का पता चलता है, जैसे संधि विग्रहिक यानी युद्ध और संधि का मंत्री, महाबलाधिकृत यानी सुरक्षा और सेना का मंत्री, महाअक्षपटलिक यानी राजकीय कागज पत्रों का मंत्री, जैसे सहायक अधिकारी को अक्षपटलाधिकृत कहते हैं। आयुक्त, तो ये मंत्रियों के नाम, पदनाम जो हैं वो हमको उनके अभिलेखों में प्राप्त होते हैं, जिनकी सहायता से सम्राट शासन करता था। समस्त जो केंद्रीय शासन था वो कई विभागों में संगठित था, जिन्हें अधिकरण कहा जाता था और जिनका प्रबंध मंत्री, अमात्य, कुमारामात्य, युवराज आदि अधिकारी करते थे। प्रत्येक अधिकरण की अपनी अपनी सील या मुद्रा होती थी। मंत्रिपरिषद की कार्यवाही और मंत्रणा का कार्य गुप्त रखा जाता था। अब हम, ये तो हुआ केंद्रीय शासन। अब जान लेते हैं कि प्रांतीय शासन किस प्रकार का था। शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य अनेक इकाइयों में बटा हुआ था। शासन की सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, जिसे देश या भुक्ति कहा जाता था। गुप्तकालीन शिलालेखों में तीर भुक्ति, पुंड्रवर्धन भुक्ति, मगध भुक्ति आदि विविध भुक्तियों का उल्लेख मिलता है। भुक्ति यानी प्रांत। और प्रांतीय शासकों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। प्रांतीय शासक को गुप्त लेखों में गोप्ता या गोप या उपरिक महाराज या लोकपाल कहा जाता था। इन पदों पर गुणवान और उच्च कुल के संभ्रांत व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। ये प्रांतीय शासक बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक विप्लवों से रक्षा करने के लिए उत्तरदायी होते थे। इसके बाद आते हैं हम, जिले का शासन किस प्रकार का था। प्रत्येक प्रांत, अभी भी हम देखते हैं कि कैसे प्रांत अनेक जिलों में विभाजित होता है, तो इसी तरह प्रत्येक प्रांत अनेक जिलों में विभाजित था। जिलों के लिए विषय शब्द का प्रयोग किया गया है। एक भुक्ति के अंतर्गत कई विषय होते थे और विषय के अधिकारी विषयपति कहलाते थे, किंतु उसे कुमारामात्य या आयुक्त भी कहा जाता था। और साधारणतः उसकी नियुक्ति गोप्ता यानी जो प्रांतीय शासक था वो जिले के शासक की नियुक्ति करता था। विषय के प्रशासन में विषयपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक महासमिति होती थी, जिसके सभासद विषय महत्तर यानी जिले के बड़े लोग होते थे। और महासमिति में ये जो सदस्य होते थे वो थे नगर श्रेष्ठी यानी नगर के प्रधान सेठ, दूसरा सार्थवाहा यानी व्यापारियों के निगम या समिति का मुखिया, तीसरा प्रथम कुलिक यानी प्रधान शिल्पी यानी शिल्प संघ का मुखिया, चौथा प्रथम कायस्थ यानी प्रधान लेखक, और पांचवा पुस्तपाल यानी राजकीय कागज पत्रों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। और इन
अधिकारियों की सहायता से जो विषयपति है वो अपना कार्य करता था। और इन सभी जो अधिकारी थे इनका कार्यकाल कम से कम 5 वर्ष अवश्य होता था। ये अधिकारी चुने जाते थे या नामजद होते थे, इसकी जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती है। अब है ग्राम शासन किस प्रकार का था। ग्राम शासन प्रबंध की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का मुख्य अधिकारी ग्राम अध्यक्ष या भोजक कहलाता था। और गांवों के शासन प्रबंध के लिए पंचमंडली या 5 सदस्यों की एक पंचायत होती थी। दामोदरपुर कॉपर प्लेट मिली है, ताम्रपत्र, उससे विदित होता है कि गांवों के शासन प्रबंध के लिए जो पंचायत होती थी उसके महत्तर यानी गांव के जो मुख्य व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति जो होता था, अष्ट कुलाधिपति 8 कुलों के मुखिया, ग्रामिक गांव का प्रबंध करने वाला और कुटुंबिन कृषक उसके सदस्य होते थे। और इस पंचायत के अधीन 1 से अधिक गांव होते थे। यह पंचायत गांव की सुरक्षा का ध्यान रखती थी, गांव वालों के मुकदमों का निर्णय करती थी, भूमि कर एकत्र कर राजकोष में जमा कराती थी और ग्रामवासियों के सार्वजनिक हित के कार्य करती थी। ये हुआ हमारा ग्राम का प्रशासन। अब हम जानेंगे नगर प्रशासन कैसा था। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से हमें को ज्ञात होता है कि नगरों की सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था पर समुचित ध्यान दिया जाता था। नगर रक्षक अधिकारी का कर्तव्य नगर की समृद्धि बढ़ाना, नगर को मानवों से परिपूर्ण रखना, ब्राह्मणों के भगवत भजन द्वारा नगर को पापों और दुर्भिक्षों से मुक्त रखना, ये कार्य नगर अध्यक्ष का होता था। नगर का अध्यक्ष अथवा मेयर या पुरपाल कहलाता था। अब है शासन के कौन कौन से विभाग उस समय कार्य करते थे। जो प्रमुख विभाग हैं शासन को संचालित करने के लिए गुप्त शासन को साम्राज्य कई विभागों में वो शासन जो था संगठित था। तो सबसे पहला विभाग था राजस्व विभाग। राज्य की जो आय के साधन हैं वो कौन कौन से थे। राज्य की आय का जो मुख्य साधन था गुप्त काल में, करों की संख्या हमको 18 मिलती है और जिसमें भूमि कर प्रधान कर था। भूमि की नियमित माप होती थी और खेतों के स्वामी और खेतों की सीमा का विवरण रखा जाता था। भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि के कई प्रकार थे, जैसे नाल, खिल, वास्तु, अप्रहत और अप्रदा यानी जिससे सरकार को कोई आय नहीं होती थी। कुछ स्थानों पर भूमि कर के लिए भाग कर और कुछ स्थानों पर उद्रंग शब्द का भी प्रयोग किया गया है। भूमि के उपजाऊपन के आधार पर भूमि कर 16% से लेकर 25% तक लिया जाता था। भूमि कर अन्न के रूप में लिया जाता था, अधिकतर अन्न के रूप में लिया जाता था, मुद्रा के रूप में बहुत कम लिया जाता था। चुंगी द्वारा भी राज्य को आय होती थी। जंगल राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। व्यापारियों और शिल्पियों से जो कर वसूल किया जाता था, गुप्त लेखों में उसे शुल्क कहा जाता। नशीली दवाओं पर भी कर लगाया, नशीली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था। और कुछ शुल्क, न्याय, अर्थदंड, मांडलिक राजाओं से उपहार आदि भी राजस्व में सम्मिलित होते थे। सरकारी कार्यों में स्वर्ण, रजत आदि सिक्कों का प्रयोग होता था, किंतु फाहियान के अनुसार छोटे छोटे क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग भी होता था। यह हुआ राजस्व विभाग। इसके बाद आते हैं न्याय विभाग। न्याय व्यवस्था किस प्रकार की थी। राजा जो था वो सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजा के न्यायालय को, जो सर्वोच्च न्यायालय था, सभा, धर्मस्थान और धर्माधिकरण कहा जाता था। नारद स्मृति के अनुसार न्यायालय गुप्त काल में 4 प्रकार के होते थे: कुल, श्रेणी, गण और राजकीय न्यायालय। प्रथम 3 यानी कुल, श्रेणी और गण, ये तो न्यायालय जनता के न्यायालय थे। और चौथा जो था वो सरकारी था,
राजकीय न्यायालय छोटे न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध ऊपर के न्यायालयों में अपील की जा सकती थी। न्यायालय सम्राट का जो न्यायालय था वो सर्वोच्च न्यायालय था और सम्राट अंतिम न्यायाधीश होता था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में आया था और उसके अनुसार उस समय अपराध बहुत कम होते थे और दंड भी बहुत कोमल ही उदार दंड विधान था। उदार ही कोमल दंड दिया जाता था। ज़्यादा प्राणदंड और शारीरिक यंत्रणाएं नहीं दी जाती थी। अपराध के अनुसार कम या अधिक अर्थदंड दिया जाता था। बार बार कोई राजद्रोह करता था तो अपराधी का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। तो इससे पता चलता कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था उदार थी और लोग नियमों का पालन भी करते थे। अब है लोकोपकारी कार्य विभाग। गुप्तकालीन साहित्य और अभिलेखों में हमें गुप्त सम्राटों का उच्चतम चरित्र मिलता है। गुप्त शासक सिद्ध आदर्श का अनुशीलन करते थे जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का प्रमुख सिद्धांत था और वो था प्रजा का उत्थान, कार्यानुशासन और प्रजा का हित ही, प्रजा का सुख ही राजा का व्रत, यज्ञ और हित सुख है। ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र में निहित ये प्रमुख सिद्धांत है और इसी का अनुसरण गुप्त शासक करते रहे। उन्होंने देश में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई, राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध किया, सौराष्ट्र जैसे प्रांतों में भी पानी की झील और पोखरें बनवाए, पुरानी को जीर्णोद्धार करवाया। फाहियान ने भी लिखा है कि सारे उत्तर भारत में स्थान स्थान पर औषधालय और चिकित्सालय बने हुए थे जहां रोगियों को मुफ्त चिकित्सा दी जाती थी। शिक्षा और विद्या के प्रसार के लिए राज्य की ओर से अध्यापकों को भूमिदान और वृत्तियां भी मिलती थी। तो यानी हम देखते हैं कि गुप्त प्रशासन में काफ़ी लोकहित का ध्यान रखा जाता था। इसके बाद है सैन्य विभाग, सैनिक प्रशासन। गुप्त सम्राटों के पास एक विशाल, शक्तिशाली और सुसंगठित सेना रही होगी जिसने गुप्त सम्राटों के दिग्विजय के स्वप्न को चरितार्थ किया। गुप्तकालीन अभिलेखों में गुप्तों की चतुरंगिणी सेना, अस्त्र शस्त्रागार, दुर्ग और स्कंधावार के उल्लेख हमको मिलते हैं। सेना विभाग का मुख्य अधिकारी संधि विग्रहिक था जिसको संधि और युद्ध करने का अधिकार था। उसके अधीन महासेनापति अथवा महादंड नायक, रण भांडागारिक यानी सैनिक सामानों का अधिकारी, बलाधिकृत सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी और भट्टाश्वपति यानी पैदल सेना का और घुड़सवारों का अध्यक्ष आदि अधिकारी होते थे। सेना का जो कार्यालय था उसको बलाधिकरण कहा जाता था। गुप्त युग में नौसेना भी रही होगी क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा सिंघल और भारतीय समुद्र के अन्य द्वीपों की विजयों का उल्लेख है जो बिना जहाजी बेड़े के संभव नहीं था। इसके बाद है आरक्षा विभाग। देश में आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरक्षा विभाग का संगठन किया गया था। इस विभाग के मुख्य अधिकारी को दंडपाशा अधिकारी कहते थे। उसके अधीन चोरों को पकड़ने वाला अधिकारी, दंडपाशिक आदि अधिकारी होते थे। गुप्त साम्राज्य में सुरक्षा का यथेष्ट प्रबंध किया गया था। इसलिए फाहियान लिखता है कि उसने भारत में हजारों मील की यात्रा की किंतु कहीं भी उसको चोर, डाकू नहीं मिले। तो इस विवरण से ये स्पष्ट होता है कि गुप्तों ने एक निश्चित योजना के अनुसार आदर्श शासन व्यवस्था स्थापित की थी जिसमें प्रजा सुखी थी और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो धर्म से च्युत रहा हो और दरिद्रता से दुखी रहा हो, जो व्यसनी और लोभी हो और दंडनीय होने पर जिसे अत्यंत पीड़ित किया गया हो। तो इस शासन प्रणाली से चीनी यात्री फाहियान भी बहुत अधिक प्रभावित
हुआ था। और इतिहासकार बी ए स्मिथ तो यहाँ तक लिखते हैं कि इससे अच्छा शासन भारत में कभी हुआ ही नहीं। और इसी के साथ ये गुप्त प्रशासन का जो अपना टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।